अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग की मैं बेसिक करा चुका कि बेसिक नॉर्मली क्या है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड। सही कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक्सपेंस लिखा हो, रिकॉर्ड हो या प्रीपेड रिकॉर्ड हो और नीचे कुछ भी क्या हो, बहुत सारी बातें कर रहा हो, मिक्स कर रहा हो, वो करा चुका। इसी तरह इनकम या अर्नड या बहुत सारी चीज़ें उससे भी रिलेटेड, ये हम सब कुछ कर चुके। इवन ये कि पैकेट्स को बिल्कुल डीपली थॉरली डिस्कस कर चुका हूँ। डेप्रिसिएशन, सिंपल सा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, उसकी भी बेसिक के अंदर बता चुका हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग अमूमन आ रही होती, उसकी भी एक एंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। और फिर ये क्लोजिंग के अंदर और डीपली बताऊंगा कि ये बेसिकली एंट्री हम क्यों करते हैं, ठीक है। अभी तो हम जस्ट अपनी टॉपिक जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो सॉल्व करें, ठीक है। ज़्यादातर ये बेसिकली जो हमें हमारा एक सवाल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर पूरा ये ट्रायल बैलेंस होता है और नीचे कुछ सप्लीमेंट्री डेटा होता है, अदर डेटा 1 2 3 4 8 10 12 इस तरह एडजस्टमेंट होती है। अगर प्रैक्टिस करनी हो तो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप एडजस्टिंग एंट्री पास करना सीखिए, तो आपकी एडजस्टमेंट तो आएगी। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व करेंगे तो यूँ हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल मुश्किल क्यों लगता है, एडजस्टमेंट नहीं आती। वरना तो आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट भाई इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, 2 मिनट में इनकम स्टेटमेंट आ गया। असल फंसते कहाँ है, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो लेकिन हम अब अपने टॉपिक के हिसाब से चलेंगे, जहाँ एडजस्टमेंट बोलेगा वो सवाल एडजस्टमेंट का करेंगे, जहाँ नहीं बोला फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट खुद से प्रैक्टिस के लिए मजीद नहीं करेंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर फिर हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हमारी वैसी हो जाएगी। तो अच्छा, 1-2 लेक्चर के अंदर ये एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा पास पेपर्स में देखते हैं कब तक आया है। अच्छा, बनाना कैसा होगा, एक सवाल में प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर सारे सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करूँगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कर दूंगा। असल चीज़ है एंट्री पास करना। एंट्री तो आपको पता है, टू रिकॉर्ड करके बस करते चले, वो कोई पढ़ता नहीं है। मेन चीज़ है एंट्री। एंट्री क्या की है, किस अमाउंट से की है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि मेरे पास 2018 से देखते हैं, 18 में आया है क्वेश्चन। दो 2018 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंपल्सरी, उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ या एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री पास करो। सही, तो अंडरस्टूड, हम क्लोजिंग एंट्री इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे जब हम सवाल कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एडजस्टिंग मांगी है तो हम कर लेते हैं, वो भी अच्छा छोटी सी है, तो ये मैं एक प्रेजेंटेशन आपको क्लियर कर, ठीक है। तो जितने भी एंट्रीज पास करनी हो, भले किसी भी किस्म की हो, एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, करेक्शन ऑफ एरर या करेक्टिंग या जर्नल, कोई सी भी एंट्री जर्नल बना के, सही है। यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। यार डेट वगैरह लिख दी, उसके बाद पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। अच्छा, भाई कंपनी वगैरह का नाम पढ़ लेते, क्या है, UWH ट्रेडर्स। तो आप ऊपर लिखें UWH
एंट्रीज, सही। वरना एक्चुअल के अंदर जो असल में होना चाहिए, ऊपर कंपनी का नाम और यहाँ पर जर्नल की हेडिंग है, क्योंकि ये सारा चीज क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है। और उसके बाद फिर वही हेडिंग वगैरह आएगी, यहाँ पर हेडिंग आएगी एडजस्टिंग एंट्रीज, कोई सी भी एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री, ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चल रहा है एक चीज, तो बना लो, कोई इतना बड़ा इशू, ठीक है। पहला ये क्या था, डेट, यहां पर अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब डेट्स वगैरह देख लेते क्या है। 2017 31 दिसंबर, आपने ऊपर लिखा 2017, अभी पूरी लाइन ब्लैंक, दिसंबर 31। अब पहली एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो। अब पहली पढ़ते हैं, मर्चेंडाइज एंट्री दिसंबर 31 2017 60,000। तो मर्चेंडाइज की एक ही एंट्री है, क्या बताइए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ये कितने से 60,000, ठीक। नरेशन लिखो क्या, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड, सही। फिर एक आध लाइन छोड़ी, फिर दोबारा डेट तो बोल देंगे। अच्छा, अनपेड रेंट, अब देखो, अब वही बात आ गई, अब हम बेसिक उसूल जब भी पढ़ेंगे तो आपका पहला स्टेप क्या करना था। अब ये रेंट एक्सपेंस नॉर्मली होता है, पेड की बात कर ली तो एक्सपेंस, पहला काम असल खर्चा निकालना, दूसरा काम कंपैरिजन, सही है। तो पहला काम करते हैं असल खर्चा निकालते हैं, फिर मैं टेक्निक भी बताऊंगा डायरेक्ट एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनपेड रेंट 2000, क्या मतलब हुआ, अनपेड क्या भी पे नहीं करा, देने हैं मजीद कितने, 2000, क्लियर, तर्जुमा क्लियर हो गया। अब जरा बैक पर पढ़ते हैं, रेंट से मुतालिक ऊपर क्या बोला, रेंट से मुतालिक कह रहा है रेंट एक्सपेंस 60,000, रेंट एक्सपेंस कितना है 60, एग्री। अब सुकून से पहले स्टेप था एक्चुअल निकालना, एक्चुअल कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे पढ़कर। अब जरा पढ़ो, पहले रेंट एक्सपेंस खर्चा 60,000, साल के आपको पता चला 2 और देने, तो बताओ असल कितना होगा 62, 62 माइंड में अलग कर लो, यानी यही बताया था 62 असल खर्चा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट कंपैरिजन किसका, फिर वही ऊपर और असल को पढ़ा। ऊपर पहले खर्चा कितना था 60, असल कितना 62, 62, तो बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले था 60, असल है 62, बड़ा कम हुआ, बढ़ गया कितना 2000, इसी से और रूल होगा एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से इजाफा 2000 से, ठीक है। और ये पैसे दे दिए जो इजाफा हुआ नहीं, ये तो अनपेड है ना, देने हैं, देने को क्या बोलते हैं
पेबल जिम्मेदारी में भी इजाफा और रूल के मुताबिक लायबिलिटी में इजाफा क्रिएटेड, लिहाजा रेंट पेबल क्रिएटेड। नेक्स्ट अब नरेशन में क्या लिखूं? टू रिकॉर्ड रेंट पेबल से मजीद देने। नरेशन तो अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर दो तो क्या काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था है? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अच्छा, अब एक ये बात हो गई, अब मैं इसको डायरेक्टली बेसिक के अंदर हमने पढ़ा था, जब भी नीचे पेबल की जिक्र आ रहा है, इतने रुपए देने या रिसीवेबल इतने लेने, तो ऊपर देखने की जरूरत है डायरेक्ट उसी अमाउंट से एंट्री पास हो, ये आसान है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, रेंट पेबल, रेंट देना है तो डायरेक्ट एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट डायरेक्ट, सही। तो ये वो टेक्निक है जब आप पेपर में इस्तेमाल करना, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन ये एंट्री कैसे पास हुई, रूल उसूल जो मैंने अभी बैकग्राउंड बताया, 2 4 8 10 बार ये उसूल करोगे तो फिर ये डायरेक्ट करोगे तो मजा आएगा। लेकिन डायरेक्ट रट्टे लगा लोगे तो कहीं थोड़ा सा घुमाया एग्जाम में तो फिर फंस जाओगे। तो अब क्लियर है किस तरीके से एंट्री प्रोड्यूस हुई, सही। और डायरेक्ट आप पेबल है तो डायरेक्ट उसी से एंट्री पास एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। सेम यही रिसीवेबल होता तो डायरेक्ट एंट्री इसी इनकम वाली क्या होती, रिसीवेबल डेबिट होता और इनकम क्रेडिट होती, जैसे कमीशन रिसीवेबल तो क्या एंट्री पास होती, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन अर्न क्रेडिट, सही। यानी वही पेबल का रिवर्स हो रही होती रिसीवेबल, वो डायरेक्ट की बात बताइएगा, ठीक। 12। अब आते हैं जरा इंश्योरेंस से मुताबिक पढ़ते हैं। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, खर्चा 12,000। ये सिर्फ पेबल रिसीवेबल का मैंने बताया, बाकी घुमाता है अल्फाजों में तो वो समझना है आपको। पेबल रिसीवेबल का आसानी से बताते डायरेक्ट उसी अमाउंट से ये वैल्यू मेरे पास है, ये अब आप हमेशा आपने ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, खर्च हो गया 12। अब जरा ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है, अनएक्सपायर्ड, बचा हुआ 25। तो पहला काम क्या करता है, असल निकालना है। कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, अनएक्सपायर्ड, कोई खर्चा नहीं है, और कितना 25, और साल के एंड में पता चला 12 तो खर्च हो गए, तो असल खर्चा कितना है, पहले कोई खर्चा नहीं है, साल के एंड में पता चला 12 खर्चा, तो बताओ खर्चा कितना है, 12 खुद ही पता चल रहा है, सही। अब असल खर्चा कितना हो गया 12, इसको माइंड में अलग करना। अब कंपैरिजन, पहले कितना खर्चा था और अब कितना, उसको देख के इजाफा कमी चेक करनी होती है ना। तो पहले कहीं खर्चा था, पहले तो कोई खर्चा नहीं था, वो तो अनएक्सपायर्ड था, बचा हुआ था, बस अभी अभी खर्चा हुआ ना, तो अभी अभी खर्चा हुआ तो इतने से ही खर्चे में क्या हो रहा है, इजाफा, और एक्सपेंस में इजाफा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेट कितने से इजाफा हो रहा था, 12 से, बस 12 से इजाफा होता है, सही। तो जब खर्चे में इजाफा होता है अंडर में किस चीज में कमी हो रही होगी, प्रीपेड के अंदर, सही। अब प्रीपेड के, अच्छा प्रीपेड उसने क्या ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, अनएक्सपायर्ड, तो आप भी कोशिश करें जो लिखा हो वो ही लिखें, ठीक है। यहाँ प्रीपेड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेहतर है जो ऑलरेडी बुक हुआ उसी को आप लिखें। To reward insurance expense. Next, depreciation. Depreciation की कमी की क्या है? Depreciation
expense debit or allowance for depreciation क्रेडिट कितने से 4 वही करंट है। तो बताओ कोई इशू है किस तरह प्रेजेंटेशन मैंने बता दी, पेपर में एडजस्टिंग नहीं करनी है तो इस तरीके से आपने करनी है फॉर्मेट। अब नेक्स्ट कोई भी सवाल हो तो इस तरीके से ये हेडिंग लाइनें वगैरह ये कुछ निकालो। ये कब का था? 2018 का क्वेश्चन था, 2018 क्वेश्चन नंबर 8 राइट। कौन सा है? 2018 क्वेश्चन नंबर 8 राइट। तो बताइए कोई इशू था एडजस्टमेंट के अंदर? ओके की रिपोर्ट हो गई यहाँ तक। अब आपने इसी तरीके से करना है। अब एक पॉइंट टेबल रिसीवेबल वाला क्लिक कर लिया, एक तो उसूल सही जो बेसिक के अंदर किया उसी को मैंने अप्लाई करा, वरना आप जब भी पेबल या रिसीवेबल की बात है तो बस पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में क्या है, डायरेक्ट उसी अमाउंट से एंट्री पास होगी। अगर पेबल है तो क्या एंट्री पास होगी? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट उसी अमाउंट से। और अगर रिसीवेबल है तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट उसी अमाउंट से जो लिखा है। बोलिए मसला सही है। बाकी डेप्रिसिएशन की तो आपको पता है एक ही है, मर्चेंडाइज की आपको पता है एक ही है, बैड डेट्स की आपको पता है एक ही है सही। फिर वो जो कंफ्यूज करता है घुमाता है वो चीजें हमने पढ़ी, ठीक है सही। तो अब हमने फटाफट क्वेश्चंस करने ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट के नाम से तो नहीं आया क्योंकि ये फिर सिलेबस चेंज हुआ था तो फिर वो डायरेक्ट वो आ गया, लेकिन पुराने क्वेश्चंस के अंदर आया होगा तो अच्छा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम करते हैं जरा देखते हैं कब आया ये एडजस्टिंग के नाम से। 2012 का रेगुलर निकालो, 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 2012 रेगुलर सही। इसको मिटा दूंगा ठीक है। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर भी क्या है एडजस्टिंग एंट्री ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। और ये सवाल कौन सा है? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अच्छा उससे देखने को मिल जाएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो आसानी हो जाएगी। तो अब फटाफट एंट्रीज पास। अब मैं सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, फॉर्मेट बार बार नहीं बना, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ठीक। अब नंबर यहाँ पर क्या है एडजस्टिंग डेटा में ABCD, इसमें भी 4 है। पहले मैं A कर रहा हूँ सही। ए में क्या कहता है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऑफिस सप्लाईज बची हुई 500। अब जरा ऊपर पढ़ते हैं ऑफिस सप्लाईज से मालिक क्या कह रहा है। ऑफिस सप्लाईज 1600 वहां भी बची हुई है, सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है बची हुई। नीचे भी ऑफिस सप्लाई, इसका मतलब बची हुई। अब सुकून से पढ़ते हैं, पहला काम कहता है ऊपर नीचे पढ़ के असल खर्चा निकाला। अब कैसे पढ़ रहा हूं? पहले बची हुई थी 1600, साल के एंड पे पता चला अब वो बची हुई रह गई सिर्फ 500। तो ऑटोमेटिकली दिमाग बोलेगा बाकी 1100 कहां गई? खर्च हो गई। बाकी 1100 कहां गई? खर्चा हो गया। और फिर सीधी सी बात, क्या पहले खर्चा था
नहीं, अभी हुआ ना, तो इतने से ही खर्चे में क्या हो रहा है, इजाफा, और एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, इतने से खर्चा हो रहा था 1100 से, और एक्सपेंस में इजाफा, तो प्रीपेड में कमी होती है, लेकिन ऑफिस सप्लाईज के साथ बस प्रीपेड ही लिखते, सिर्फ अगर बची होती है तो ऑफिस सप्लाईज ही लिखी है। ठीक है, आई रिपीट, मतलब इस मेरी बात को बार बार रिपीट कर करके सुनना। पहले खर्चा नहीं था, अभी हो रहा है, और शुरू में खर्चा नहीं था, बची हुई थी 1600, साल के एंड में पता चला अभी भी बची हुई कितनी रहेगी, लेकिन सिर्फ 500, तो 1100 काम नहीं, खर्चा तो पहले कहीं खर्चा था नहीं, अभी हो रहा है, तो एक्सपेंस में इजाफा, एक्सपेंस में इजाफा, डेबिट सप्लाईज क्रेडिट, कितने से इजाफा हुआ, वही 1100 से। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3, अनएक्सपायर्ड मतलब बचा हुआ, कितना 3, अब जरा ऊपर पढ़ते इंश्योरेंस के मुताबिक क्या कह रहा है, वहां पर भी अनएक्सपायर्ड 4200, फिर वही कहानी, पहले बची हुई थी 4200, अब वो बची हुई रह गई 3, तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, खुद 1200 काम नहीं, खर्च हो गई, पहले कहीं खर्चा था नहीं, अभी हुआ ना, खर्चे में इजाफा, सेम वही कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, लिहाजा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, तो कंफर्म क्रेडिट क्या होगा, प्रीपेड, अब यहां पर क्या लिखा था उसने, अनएक्सपायर्ड, तो आप भी अनएक्सपायर्ड ही लिखें, ज्यादा बेहतर है कि जो वहां पर लफ्ज लिखा है वही लिखें। कितने से एक्सपेंस में इजाफा हो रहा था 1200, तो 1200 से ना, ठीक। डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग 4 और ऑफिस इक्विपमेंट 1800, सही, बिल्डिंग 4 और 1800, अब चाहो तो अलग अलग एंट्री पास करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्पेस पे, सही, कोई इशू नहीं, जैसे मैं इसके अंदर 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर दूसरा भी कर लो इसी के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पहला किसके ऊपर है, बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट, ये किसके ऊपर है, बिल्डिंग, और ये किसके ऊपर है, ऑफिस इक्विपमेंट, कितना कितना है 4 और 18, 4000 और 18, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, सही, ऐसे अलग अलग करके पास कर लो, या अगर कंपाउंड करना है तो कंपाउंड कैसे होगी, एक्सपेंस एक ही साथ लिख दो, दोनों को मिला के, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5800 से डेबिट, और ये दोनों अलाउंस क्रेडिट, क्योंकि इसके आगे आपने नाम लिखा, सही, एक्सपेंस के आगे अगर आप नाम नहीं लिखते दोनों को मिला लो, नाम लिखते हैं अगर आगे तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर है अलग अलग लिखने पास, सही। और उसके बाद अनपेड सैलरी, खुद ही बता रहा देनी है, तो मैंने बताया था बड़ा आसानी है, क्या इसी से एंट्री पास हो जाएगी, क्या है, सेल सैलरी 3 और ऑफिस सैलरी 2, सही। अब चाहो तो ये एक ही उसके अंदर आई तो वही बात है, अब जैसे अलग अलग मैंने एंट्री पास करके दे आप कंपाउंड कर लो, लेकिन ये दोनों अलग अलग नाम है, एक सेल सैलरी है, एक ऑफिस सैलरी, तो आपको मजबूरी अलग अलग है, तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सेल सैलरीज टेबल है, क्योंकि जो सेल का लफ्ज भी लगा तो सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट सेल सैलरी क्रेडिट, तो ऊपर मैंने पढ़ा भी नहीं डायरेक्ट इसी अमाउंट से, कितना है, सेल सैलरी 3000, सही। और दूसरा क्या है, ऑफिस सैलरीज, तो अब उसके लिए क्या होगी, एक ही में पास कर दो, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सैलरीज
पेबल ग्रेड, वो कितना है 2000। अब देखो अलग अलग अगर मैं पास करता तो क्या करता, पहले अलग से पास सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट सेल सैलरी पेबल ग्रेड, और दूसरे नंबर पे एंट्री पास करता ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सैलरी पेबल ग्रेड। और एक ही के अंदर उसने दिया था नंबर डी में, तो मैंने एक ही के अंदर दोनों कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने अलग अलग भी करके दिखा दिया है, एक साथ भी कर दिया। अब आपकी देखो ये पहला सवाल है, थोड़ा दिमाग पे लगेगा, लेकिन इसको आप 1 2 3 दफा आप इस लेक्चर को देखोगे, फिर आपको सेट हो जाएगा। फिर इसकी 3 दफा प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद वाले आने वाले लेक्चर को मजीद आसान हो जाएगा। अब देखो मैंने ये डायरेक्ट एंट्री पास किया, अब जरा रीजन के साथ करो, तो एक ही ले लो अगर, तो वो आप जरा चेक करो कैसे करेंगे।